बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला अध्याय दो बैलों की कथा पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में सन 1880 में हुआ था। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इसके कारण इनका जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन, वह बहुत ही अभावों में व्यतीत हुआ था, परंतु फिर भी इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके पश्चात प्रेमचंद जी को सरकारी नौकरी मिल गई थी शिक्षा विभाग में, और इन्होंने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किया था। लेकिन उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था और इसी कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा और हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनके माता पिता ने इनका नाम धनपत राय रखा था। प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन था। बच्चों, प्रारंभ में प्रेमचंद्र जी उर्दू भाषा में लिखा करते थे और ये नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। पर इनका पहला कहानी संग्रह जो था सोजे वतन, उस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी थी, इसलिए बाद में ये हिंदी भाषा में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। बच्चों, प्रेमचंद जी की भाषा शैली बहुत ही सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। प्रेमचंद जी बिल्कुल जन सामान्य की भाषा में कहानियां लिखा करते थे और इसी कारण उनकी कहानियां, उपन्यास और नाटक इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इनके कहानी संग्रह मानसरोवर, 8 भाग। प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी थी जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन। इनके नाटक करबला संग्राम आदि हैं। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें से प्रमुख हैं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। यह प्रेमचंद जी का लेखन कार्य है। अब हम बच्चों पाठ का सार देख लेते हैं। यह जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। बच्चों, यह कहानी बहुत पहले लिखी गई थी, जब तक कि हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। उस समय हमारी जो कृषि की व्यवस्था थी वह बहुत अधिक पशुओं पर आधारित होती थी। पशु उसमें बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाया करते थे। इसी कारण पशुओं का समाज में बहुत सम्मान था और उन्हें परिवार का सदस्य ही माना जाता था। पशु भी जिस परिवार का हिस्सा होते थे, उस परिवार को वह अपना ही परिवार माना करते थे। तो इस कहानी के माध्यम से पशुओं और मनुष्यों के बीच में जो भावात्मक संबंध होता है, उसका वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, कि स्वतंत्रता की प्राप्ति सहज यानी कि आसानी से नहीं हो सकती। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि लड़ना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज़ है, उसे बहुत ही आसानी से तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कारण परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो यह जो कहानी है, यह उस समय जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की भावना से परोक्ष रूप से, एक अन्य रूप से उस भावना का भी प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो बच्चों, पंचतंत्र और हितोपदेश यह हमारे संस्कृत साहित्य में इनकी कहानियाँ प्राप्त होती हैं। ये वे कहानियाँ हैं जिनमें कि पशु पक्षी मुख्य पात्र होते थे। तो यह जो कहानी है दो बैलों की कथा, यह पंचतंत्र और हितोपदेश की परंपरा को आगे भी बढ़ाती है और उसका विकास भी करती है। तो बच्चों, हमने पाठ का सारांश देख लिया है। अब हम यह कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है। यह तो आप जानते ही हैं बच्चों कि जानवरों में हम गधे को सबसे अधिक बुद्धिहीन यानी कि मूर्ख मानते हैं। हम जब किसी आदमी
पढ़ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, है ना बच्चों। जब भी किसी व्यक्ति को हम मूर्ख कहना चाहते हैं, पढ़ले दर्जे का यानी कि पहले नंबर का मूर्ख कहना चाहते हैं, सबसे अधिक मूर्ख कहना चाहते हैं उसे, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? क्या वास्तव में गधा मूर्ख है? क्या वास्तव में उसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है? या फिर उसकी जो सहिष्णुता है यानी कि सहनशीलता है, उस सहनशीलता के कारण उसको यह पदवी या पद प्राप्त हुआ है? कई बार बहुत ज़्यादा सहन करने वाले व्यक्ति को भी हम मूर्ख मान लेते हैं। तो शायद इसी तरह से गधा इतना बुद्धिहीन नहीं है, इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन उसकी सहनशीलता के कारण ही उसको मूर्ख मान लिया जाता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, गाय बहुत सीधा जानवर होता है, परंतु फिर भी वह भी कभी कभी क्रोध आने पर सींग मार देती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय, वह गाय जिसके कि अभी अभी बच्चा हुआ होता है, वह तो अगर कोई उसके बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो एकदम से सिंगनी यानी कि शेरनी का रूप धारण कर लेती है, एकदम से क्रोधित हो जाती है और एकदम से आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ते को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। लेकिन गधा ही एक ऐसा जीव है जिसको कि कभी ना तो क्रोध करते हुए सुना है, ना ही क्रोध करते हुए देखा है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। हम गधे के साथ कैसा भी बुरा व्यवहार करें, पर बेचारा गधा कभी भी असंतोष जाहिर नहीं करता, वह कभी भी अपने आप को दुखी या संतुष्ट नहीं दिखाता। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का अर्थ होता है आनंद करना, उछलना कूदना। तो वैशाख के महीने में कभी कभी गधा कुलेल कर लेता है, आनंद मना लेता है। इसी कारण गधे को वैशाख नंदन कहा जाता है, क्योंकि वैशाख के महीने में बड़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन गधे को उस गर्मी में भी आनंद आता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, पर फिर भी इसके बाद भी उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा जाता। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर एक विषाद की यानी कि दुख की भावना स्थायी रूप से हमेशा छाई रहती है, यानी हमेशा वह एक स्थायी दुख की भावना के साथ ही दिखाई देता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। हमने किसी भी दशा में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, उसे परिवर्तित होते हुए नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों के अंदर जो भी गुण होते हैं वे सारे गुण गधे के अंदर पराकाष्ठा यानी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसा तो हम ऋषि मुनियों को ही समझते हैं कि जो कभी क्रोध नहीं करते, जो कभी दुखी नहीं होते, ऐसा समझते हैं, पर यही गुण गधे में है और बहुत ही चरम स्तर पर है, सबसे ऊंचे स्तर पर है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, पर इतने गुण होते हुए भी मनुष्यों से क्या कहता है, इंसान उसे क्या कहता है, वो उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अनादर यानी अपमान, सद्गुण यानी अच्छे गुण, अच्छे गुणों का इतना अपमान होते हुए कहीं भी नहीं देखा। गधे के अंदर इतने अच्छे गुण हैं, लेकिन फिर भी संसार उसका अपमान करता है। कदाचित, शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। शायद इस संसार के रहने वालों के लिए सीधापन ठीक नहीं है। सीधा व्यक्ति इस संसार में सम्मान नहीं पाता, अपमान ही पाता है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों की अफ्रीका में इतनी बुरी स्थिति हो रही है। यहाँ हमें यह बात याद रखनी है कि यह कहानी उस समय लिखी गई थी जबकि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, और भारतवासियों को विदेशों में बहुत ही हीन दृष्टि से, बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता था।
क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? भारतवर्ष के लोगों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। जबकि भारतवासी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं कि वो शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय यानी कि बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। बेचारे बहुत परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और अगर कोई उन्हें 4 बातें सुना देता है तो भी गम खा जाते हैं, यानी कि दुखी होकर के चुप बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग उन्हें बदनाम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें बुरा बोला जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जीवन का आदर्श नहीं पता, वो जीवन कैसे जीना चाहिए इस बात को नहीं जानते। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना। या अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। आपने अंग्रेजी की भी एक कहावत सुनी होगी, टिट फॉर टैट, इसका अर्थ भी वही है। तो अगर भारतवासी ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, तो शायद संसार के लोग उनको सभ्य मानने लग जाते। जापान की मिसाल सामने है, जापान का उदाहरण तो आपके सामने ही है, मिसाल यानी उदाहरण। जापान एक बहुत छोटा सा देश है, परंतु इस छोटे से देश ने रूस जैसे बड़े देश को युद्ध में पराजित कर दिया था। यह युद्ध सन 1904-5 में हुआ था। तो इस युद्ध के पश्चात जापान जैसे छोटे से देश को भी पूरे संसार के लोग सभ्य मानने लग गए थे, उसका आदर करने लग गए थे, क्योंकि जापान ने रूस की ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, यानी कि जापान ने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय उसको प्राप्त हुई थी जापान को, और उसी विजय के बाद उसे संसार की सभ्य जातियों में गिना जाने लगा था। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। लेकिन गधे के अलावा एक पशु और है जो उसी के समान मूर्ख है, बस वह उससे थोड़ा सा कम मूर्ख है, यानी कि उससे थोड़ा कम गधा है, और वह है बैल। और वह पशु कौन सा है? वह पशु है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से गधे का अर्थ होता है मूर्ख, उसी प्रकार से बछिया के ताऊ शब्द का अर्थ भी होता है मूर्ख। तो जिस प्रकार गधे को मूर्ख माना जाता है, उसी प्रकार से बैल को भी मूर्ख माना जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि बैल तो सबसे ज़्यादा मूर्ख पशु है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं हमारा ऐसा विचार नहीं है कि बैल सबसे ज़्यादा मूर्ख है या सबसे ज़्यादा सीधा है, क्योंकि कभी कभी बैल क्रोध आने पर मनुष्य को मार भी देता है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल बैल उसे कहते हैं जो कि बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है, जो कि एक जगह पर अड़ करके रह जाता है। तो इस कारण प्रेमचंद जी बैल को गधे से कम मूर्ख मान रहे हैं। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। रीतियां यानी कि प्रकार, तरीका, और बैल और भी कई प्रकारों से अपने असंतोष को, अपनी असंतुष्टि को, अपनी नाराजगी को प्रकट कर देता है। अतएव इसीलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। इसलिए हम उसे गधे के समान मूर्ख नहीं मानते, बल्कि गधे से कम मूर्ख मानते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी काछी था। काछी एक जाति होती है बच्चों जो कि सब्जियां उगाने का, सब्जियां बेचने का कार्य करती है। तो झूरी नाम का एक काछी था, उसके पास 2 बैल थे, और उनमें से एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। दोनों
बैल पछाई जाति के थे, यानी कि पछाई नस्ल के थे, जो कि बहुत ही अच्छी नस्ल होती है। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस यानी कि चौकन्ने थे, और डील में ऊंचे थे, बहुत ही ऊंचे अच्छे डील डॉल के वो थे। तो जो दोनों बैल थे वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही मजबूत थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वो दोनों प्रारंभ से ही साथ रहे थे, साथ ही बड़े हुए थे, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम, भाइयों जैसा प्रेम उनके अंदर पैदा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों साथ साथ बैठते थे और साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, यानी कि अपनी शांत भाषा में विचार विनिमय, विचारों का विनिमय या बातें किया करते थे। तो वो साथ साथ बैठते थे और मूक भाषा में ही एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। एक बैल दूसरे बैल के मन की बात कैसे समझ जाता था, यह बात हम नहीं समझ सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अवश्य ही उनके अंदर कोई ऐसी गुप्त या छुपी हुई शक्ति थी, जिस शक्ति से मनुष्य, जो कि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है, वह उस शक्ति से वंचित है। कैसे वंचित है बच्चों? क्योंकि हम तो जब तक हमसे कोई अपने मन की बात मुंह से बोलकर नहीं कहता तब तक नहीं समझ जाते, लेकिन पशु तो मूक होते हुए भी, भाषा ना जानते हुए भी एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं। तो यह एक ऐसी शक्ति है जिससे कि मनुष्य वंचित है। ईश्वर ने यह शक्ति मनुष्य को नहीं दी है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। बच्चों, अगर आपने कभी गांव में बैल देखे होंगे तो देखा होगा कि वे आपस में कभी कभी सींग मिला करके लड़ा करते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, पर ये जो वो सींग मिलाया करते थे, यह विग्रह या लड़ाई के या विरोध के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, केवल विनोद यानी कि हंसी मजाक करने के लिए, आत्मीयता यानी कि प्रेम के भाव से ही वो सींग मिलाया करते थे या लड़ा करते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, जैसे ही दोस्तों में मित्रता गहरी होते ही धौल धप्पा होने लगता है। बच्चों, क्या आप भी अपने दोस्तों के धौल लगाते हो? सभी बच्चे अपने घनिष्ठ मित्र के साथ में धौल धप्पा करते हैं। इसी प्रकार से वो जो बैल थे वो भी आपस में सींग मिलाया करते थे, पर उसमें कहीं भी नाराजगी का और क्रोध का भाव नहीं होता था, केवल आत्मीयता या प्रेम का ही भाव होता था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ये धौल धप्पा ना हो, अगर ये लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसके बिना जो दोस्ती है उसका कोई आनंद नहीं आता, और ऐसी दोस्ती पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद जी के अनुसार असली दोस्ती तो वही है जिसमें इतनी आत्मीयता हो कि धौल धप्पा हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन मुसीबत के वक्त दोस्त दोस्त के काम आए। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। जिस वक्त काम का समय आता था, उस समय दोनों ये प्रयास करते थे कि मैं ज़्यादा काम कर लूं, जिससे कि दूसरे बैल को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उनकी यही चेष्टा, यही प्रयास रहता था कि मेरे द्वारा ज़्यादा काम किया जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिला लिया करते। इस प्रकार देखा बच्चों, वो सुबह से लेकर शाम तक एक साथ रहते थे। वो एक दूसरे के मित्र भी थे, परिवार भी थे। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर कि पशुओं को भोजन दिया जाता है। तो जब उनके लिए भोजन दिया जाता तो वो एक साथ ही भोजन करने के लिए उठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। भोजन करते करते अगर एक अपना मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी उसके साथ ही मुंह हटा लेता था।
संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब ये संयोग की बात है कि एक बार झूरी ने अपने उन बैलों को, गोई का अर्थ होता है बैलों की जोड़ी, तो उन बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। वैसे तो झूरी ने उन बैलों को वहां पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए भेजा था, काम करने के लिए भेजा था, लेकिन बेचारे बैलों को क्या पता कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। उन्हें तो यही समझ में आया कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी कि उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। झूरी का जो साला था जिसका नाम गया था, वह झूरी के घर से अपने घर तक उन बैलों की जोड़ी को लेकर आया तो उसे दांतों पसीना आ गया। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत मुश्किल से काम होना। तो बड़ी मुश्किल से वह उन बैलों को अपने घर तक लेकर के आया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर उन बैलों को वह पीछे से हाँकता तो वो दोनों दाएं बाएं अलग अलग दिशा में भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। तो अगर वो पीछे से उनको आगे चलने के लिए कहता तो वो वहीं पर अड़ जाते, वो आगे बढ़ते ही नहीं। और अगर वो आगे से उन्हें पगहिया पकड़कर खींचता, पगहिया होता है उनकी रस्सी, उसे पकड़कर खींचता तो भी वो आगे नहीं बढ़ते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर गया उनको मारता तो वो अपने सींगों को नीचे कर लेते और हुंकारते, यानी कि ललकारते कि अगर हमें मारा ना तो हम भी तुम्हें मारेंगे, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से गया उन्हें घर तक लेकर के आया। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। ईश्वर ने तो उन्हें वाणी नहीं दी, अगर दी होती तो वह अवश्य ही पूछते कि हमें क्यों निकाल रहे हो, हमारा अपराध क्या है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमने तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। अगर तुम्हें हमसे और परिश्रम कराना था तो और परिश्रम करा लेते, हम तो तुम्हारी ही नौकरी में रहना चाहते थे, हम तो तुम्हारी ही चाकरी करना चाहते थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने कभी यह भी नहीं कहा कि हमें कम भोजन दिया गया है। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया, फिर इस दुष्ट व्यक्ति के हाथ हमें क्यों बेच दिया। हमने तो तुमसे कभी कोई शिकायत भी नहीं की थी, तुम हमारी किस बात से नाराज थे जो तुमने हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार किया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। शाम को वो गया के घर पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। दिन भर के भूखे होने के बाद भी उन्होंने शाम को कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनका दिल भारी हो रहा था, उनका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वे तो झूरी के घर को ही अपना घर समझते थे और झूरी का घर अब उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। ये जो नए लोग थे यह उन्हें बेगाने यानी कि अजनबी लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। उन्होंने अपनी शांत भाषा में, चुप भाषा में सलाह की, एक दूसरे की ओर कनखियों से देखा। कनखियों से देखना यानी कि तिरछी निगाहों से देखना, चुपचाप देखना। उन्होंने एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। जब गांव में सब लोग सो गए तो उन्होंने जोर लगाया और पगहे, जो रस्सी थी, उसको तोड़ दिया और घर की तरफ चले और अपने घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। एक तो पहले ही वो बहुत शक्तिशाली थे, दूसरे वे अपने घर जाना चाहते थे, इस कारण से उनमें दुगनी शक्ति आ गई थी। एक ही झटके में उन्होंने वह रस्सी तोड़ दी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। झूरी जब सुबह उठा तो उसने देखा उसके बैल तो घर पर ही खड़े हैं।
दोनों की गर्दनों में आधा आधा गनाव लटक रहा था। दोनों की ही गर्दनों में आधी आधी रस्सी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ में से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। दोनों बहुत ही गंदे हो रहे थे, कीचड़ में लथपथ हो रहे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह, एक विद्रोह के साथ में एक स्नेह यानी कि प्रेम झलक रहा था। विद्रोह क्यों था? क्योंकि झूरी से वो नाराज थे। और प्रेम क्यों था? क्योंकि प्रेम तो उनके अंदर था ही। वह झूरी को यह बताना चाहते थे कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी भावुक हो गया, एकदम प्रेम से व्याकुल हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने दौड़ करके उनको गले से लगा लिया और प्रेम से आलिंगन में ले लिया, गले से लगा लिया और उनके चुंबन लेने लगा, उन्हें प्यार करने लगा। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। इस दृश्य को देखकर सबको बहुत ही खुशी हुई। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, आसपास के लड़के भी जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। उन बैलों का स्वागत उन लड़कों ने तालियां बजा बजा कर किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यह घटना अभूतपूर्व तो नहीं थी, ऐसी तो नहीं थी जो कि कभी हुई ही ना हो, बहुत पहले कभी हुई भी होगी, लेकिन उसके बाद भी यह घटना महत्वपूर्ण थी कि किस प्रकार से बैल अपने नए घर को छोड़ करके अपने पुराने घर स्वयं ही चल करके आ गई। यह घटना गांव के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया। बाल सभा यानी कि बच्चों की सभा ने, जो बच्चे थे गांव के, उन्होंने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ये जो पशु वीर हैं, ये जो पशु हैं जो कि वीर हैं, इनको अभिनंदन पत्र यानी कि एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रशंसा का पत्र देना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो सारे बच्चे अपने अपने घर से उन बैलों को खिलाने के लिए कोई कोई वस्तु लेकर आए। जिसके घर में जो वस्तु थी वो वस्तु लेकर आए और उन बैलों को खिलाया और इस प्रकार से उनका सम्मान हुआ। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। बच्चे उन बैलों के बारे में बातें करने लगे, आश्चर्य करने लगे कि इतनी दूर से वे अकेले कैसे चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तीसरा बच्चा बोला, अरे ये तो बैल नहीं है, ये तो पिछले जन्म में इंसान थे। भला बैल भी इतनी बुद्धि रखता है कि वो इतनी दूर से घर वापस आ जाए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद यानी विरोध। इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि बैलों के अंदर जो ममता थी, जो प्रेम की भावना थी, वह तो मनुष्यों के अंदर होती है, इसलिए सभी को इस बात पर विश्वास हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, लेकिन केवल एक झूरी की स्त्री ही थी जिसने कि इन बैलों को दरवाजे पर देखा तो क्रोधित हो गई, जल उठी। वह बहुत नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? वह इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उसका भाई उन बैलों को लेकर गया था, क्योंकि उसे कुछ काम कराना था, लेकिन वे बैल वहां पर एक दिन भी नहीं रुके और वहां से भाग आए, इसलिए उसका क्रोधित होना स्वाभाविक था। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। वह बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, कैसे कामचोर, कैसे अपना नमक अदा ना करने वाले बैल हैं, वहां पर एक दिन भी काम नहीं किया और वहां से भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। आक्षेप का अर्थ होता है आरोप। उसकी पत्नी ने बैलों पर कामचोर होने का आरोप लगाया था और झूरी को यह आरोप बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसके बैल तो बहुत ही अधिक काम करने वाले हैं। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? उसने कहा, ये नमक हराम नहीं है, तुम्हारे भाई ने इनको खाने को ना दिया होगा, इसलिए वहां से आ गए। और क्या करते अगर आते नहीं तो? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो झूरी की स्त्री ने कहा, अच्छा तुम्हें ही केवल बैलों को खिलाना आता है?
हैं, बाकी सब तो इन्हें पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पति पत्नी में इस बात पर झगड़ा हो गया। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने कहा अगर इन्हें भोजन मिलता तो ये भला क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। बोली क्या ना वो वहां से इसलिए भाग करके आए हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं है वहां के लोग। वो तो बैलों को खाली प्रेम ही नहीं करते रहते हैं, केवल तुम्हारी तरह सहलाते ही नहीं रहते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अगर बैलों को खाने को देते हैं तो रगड़ करके उनसे काम भी लेते हैं, पूरा परिश्रम भी कराते हैं। तुम तो बैलों से परिश्रम कराते ही नहीं हो, काम तो कराते ही नहीं हो। ये दोनों ठहरे कामचोर, ये दोनों कामचोर हैं, इनका काम में मन नहीं लगता है, भाग निकले, इसलिए ये वहां से भाग आए। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वह इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई थी कि उसने कहा अब मैं इनको कुछ भी अच्छी वस्तु खाने की नहीं दूंगी। पशुओं को जो चारा होता है उसके साथ में खली आदि मिलाई जाती है, जिससे कि भोजन का स्वाद भी आ जाता है और वह बहुत पौष्टिक होता है। तो इस भोजन को ऐसा ही भोजन वह दोनों बैल करते आए थे। लेकिन अब जो झूरी की स्त्री थी वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने कहा अब मैं इनको सूखा भूसा ही डालूंगी, कोई भी अच्छी खाने की वस्तु इनको नहीं मिलेगी। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाएगा। तो मजदूर को यानी मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी, कड़ा निर्देश दे दिया। जो झूरी की स्त्री थी उसने मजदूर को यह कह दिया कि इनको खाली सूखा भूसा ही दिया जाएगा और कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, बैल खाना खाने के लिए आए तो उनको सारा खाना फीका फीका बेस्वाद लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। वह तो ना उसमें कोई चिकनाहट थी ना उसमें कोई रस था, कोई आनंद ही नहीं था, बिल्कुल रूखा सूखा भोजन था। क्या खाएं, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे खाया जाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, आशा के साथ वो दरवाजे की तरफ देखने लगे कि शायद कोई आए और हमें अच्छा भोजन खाने को मिल जाए। झूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली डाला इनके लिए, लेकिन मजदूर बोला मालकिन मुझे मार ही डालेगी। लेकिन मजदूर ने कहा कि अगर मालकिन को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला, झूरी ने कहा कि चुरा करके डाला, चुपचाप डाला। तो उसने कहा ना दादा, पीछे से तुम भी उनकी सी ही कहोगे। मजदूर ने कहा कि अगर मैं चुरा कर डालाऊंगा और मालकिन को पता चल गया तो तुम भी उन्हीं की बात मानोगे और मेरा तो मरना हो जाएगा। इसलिए उसने झूरी की बात को मानने से इनकार कर दिया। बच्चों, हमने कहानी का पहला भाग पढ़ लिया है, अब हम कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। उस भाग में हम यह देखेंगे किस प्रकार से झूरी का साला गया उन बैलों को फिर से ले जाता है और बहुत अच्छी तरह से उनको बांध करके रखता है। लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार से वे बैल वहाँ से मुक्त हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपने घर लौट करके आते हैं। उनको स्वतंत्रता प्राप्त करने में किन किन परेशानियों का, दुखों का सामना करना पड़ता है, यह हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।